आपका स्वागत है हमारे प्यारे चैनल अम्बेडकर सिंघानिया पर। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को अम्बेडकर सिंघानियों को जरूर सब्सक्राइब करें, जिससे कि हमारा चैनल पर आने वाले तमाम वीडियो आप तक बिना किसी अड़चन के पहुंच जाए। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले पूरे देशवासियों को लिए हमारे तरफ से कैंग्रेचुलेसन, क्योंकि एशिया कप में पुरुष चैंपियनशिप जापान और भारत के बीच जो हुआ था उसमें भारत चैंपियनशिप पाया है और 4-1 के साथ जीत हासिल किया है। पुरुष हॉकी एशिया कप फाइनल मुकाबले में भारत ने कोरिया को 4-1 से रौंदकर चौथी बार जीता खिताब। राजगीर में भारत बना चैंपियन। भारत ने रविवार को गत विजेता दक्षिण कोरिया को हराया 4-1 से पराजित कर एशिया कप पर कब्जा कर लिया। भारत ने एशिया कप हॉकी की चौथी बार जीता। उपविजेता दक्षिण कोरिया 5 और पाकिस्तान 3 बार एशिया कप को हॉकी का विजेता रहा है। सुखजीत सिंह ने भारत को पहली सफलता दिलाई। सुखजीत ने 29वें सेकेंड में गोल दाग को भारत को 1-0 से आगे कर दिया। पहले टक्कर में भारतीय हावी रही, लेकिन भारत ने कई सुनहरे मौके को गंवा दिए। 9वें मिनट में भारत को पेनल्टी स्ट्रोक मिला, जिसे गुरजात सिंह ने गंवा दिया। दूसरे क्वार्टर में भी कोरिया पर भारत का हमला जारी रहा। अधिकांश समय गेंद कोरिया के गोल क्षेत्र में ही रहा। भारतीय खिलाड़ी बेहतर तालमेल के कोरिया पर दबाव बनाते रहे, लेकिन उनके फील्डरों ने उनकी गोल करने की हर कोशिश नाकाम कर दिया। 28वें मिनट में दिलप्रीत सिंह ने कोरियाई रक्षापंथी को भेजते हुए शानदार फील्डर गोल कर भारत को 2-0 की बढ़त दिला दी। हाफ टाइम तक भारत 2-0 से आगे रहा। तीसरे क्वार्टर में भी भारत का हमला जारी रहा। दिलप्रीत सिंह ने 45वें मिनट में अपना दूसरा गोल ठोककर भारत को 3-0 की मजबूती बढ़त दिला दी। चौथे क्वार्टर में भारत के लिए चौथा गोल अंतिम रोहितास ने किया। 91वें मिनट डैन सोनू ने पेनाल्टी कॉर्नर पर गोल कर दक्षिण कोरिया को खाता खोला। मैच ने अंतिम क्षण में भारतीय खिलाड़ियों ने दक्षिण कोरिया को हाफ लाइन के आसपास ही रोके रखा। लंबे समय के पास दक्षिण कोरिया के खिलाफ खिलाड़ियों को छकाते रहे। इस दौरान भारत की रक्षापंथी चट्टानों की तरह डटी रही। तो देख सकते हैं दोस्तों, कुछ इस तरह भारतीय हॉकी पुरुष खिलाड़ियों को जीत मिला। इसी के साथ दोस्तों, भारत ने वर्ल्ड कप का टिकट किया पक्का। भारत ने 8 साल बाद एशिया कप ट्रॉफी जीती है। तो पिछली बार 2017 में भी टीम इंडिया ने फाइनल में दम दिखाया था। राजगीर में हुए टूर्नामेंट में भारत का फिडेंस और स्ट्राइक फोर्स दोनों ज़बरदस्त नजर आया। सुपर 4 में चीनी को 7-0 से हराया, इसका प्रमाण है। इस जीत की वजह से भारत अब अगले साल बेल्जियम नीदरलैंड में होने वाले वर्ल्ड कप के लिए सीधे क्वालिफाई हो गया है, जिससे खिलाड़ियों और फैंस में उत्साह बढ़ा है। फाइनल में भारत ने कोरिया जैसी मुश्किल टीम के खिलाफ आक्रामक शुरुआत की और डिफेंस को लगातार मजबूती रखा है। तो देख सकते हो दोस्तों, भारत फाइनली अब वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई कर लिया है। इसी के साथ दोस्तों, 9 सितंबर को भारतीय उपराष्ट्रपति का चुनाव होने जा रहा है। राधाकृष्णन और सुदर्शन रेड्डी में सीधा मुकाबला। देश का 17वां उपराष्ट्रपति कौन होगा, इस बात के फैसले की घड़ी नज़दीक आ गई है। 9 सितंबर को देश के अगले उपराष्ट्रपति का चुनाव होने जा रहा है। चुनाव में भाजपा 3 नीत रागज ने उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन और विपक्षी के साझा उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी में सीधा मुकाबला है। गौरतलब है कि गत 21 जुलाई को जगदीप धनखड़ ने अचानक उपराष्ट्रपति पद को इस्तीफा दे दिया था। यह पहली ऐसी घटना है जब किसी उपराष्ट्रपति ने पद पर रहते हुए त्यागपत्र दे दिया और उच्च पद के लिए दावेदार नहीं की। तो देख सकते हैं दोस्तों, जगदीप धनखड़ एक पहले ऐसे राष्ट्रपति हैं जो उपराष्ट्रपति रहते हुए भी अपना पद का इस्तीफा दे दिया और कोई उच्च पद के लिए कोई अपना बयान भी नहीं रखा। इसी के साथ दोस्तों, कल उपराष्ट्रपति कौन बनेगा ये देख सकते हैं। सीपी राधाकृष्णन बोलते हैं। रजक के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन वर्तमान में महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं। 1.5 वर्ष तक वह झारखंड के भी राज्यपाल रह चुके हैं। तमिलनाडु से ताल्लुक रखने वाले राधाकृष्णन भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं और अटल बिहारी वाजपेयी शासनकाल में कोयम्बटूर से 2 बार सांसद
रह चुके हैं। वह ओबीसी समुदाय से आते हैं और 25 तमिजान सच्चे तमिल के नाम से प्रसिद्ध हैं। इसी के साथ दोस्तों वी सुदर्शन की भी कुछ बातें देख लेते हैं। विपक्ष के पूर्व न्यायाधीश वी सुदर्शन रेड्डी का अपना बेचेहरा बयाना है कि रेड्डी उच्चतम न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश रह चुके हैं और तेलंगाना से आते हैं। उन्हें कांग्रेस, तृणमूल, द्रुमक, दामू और अन्य विपक्षी दलों का समर्थन प्राप्त है। उनका किसी राजनीतिक दल से संबंध नहीं रहा है। इस बार चुनाव को व्यक्ति से अधिक विचारधारा की लड़ाई बता चुके हैं। तो देख सकते दोस्तों, इसका तो निर्णय कल ही होगा कि कौन उपराष्ट्रपति बनेंगे, कल यानी 9 सितंबर को। इसी के साथ दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, जीविका में अब सभी दीदियों को 10-10 हज़ार रुपये का सरकार देने का ऐलान किया है। उसी को लेकर कुछ आ रही है। आवेदन फॉर्म के विमोचन के साथ ही ऑनलाइन पोर्टल की भी होगी शुरुआत। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना शुरू। सीएम बोले, आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार रविवार को मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना से संबंधित आवेदन लेने की प्रक्रिया और नगर क्षेत्रों के आवेदनों के लिए ऑनलाइन पोर्टल के शुभारंभ किया। साथ ही योजनाओं के संबंधित आवेदन फॉर्म का विमोचन भी किया। इसके साथ मुख्यमंत्री ने कहा कि महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए हर संभव प्रयास हो रहा है। राज्य सरकार महिलाओं के विकास के प्रति समर्पित है। इस दौरान सीएम ने 250 जागरूकता वाहनों को भी हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इन सभी वाहनों से प्रदेश के विभिन्न इलाकों में वीडियो से 20 दिन तक जानकारी दी जाएगी। यह कार्यक्रम एक अन्य मार्ग स्थित संकल्प से किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हम लोग 2006 में पंचायती राज संस्थाओं और 2007 में नगर निकाय के चुनाव में महिलाओं को 50% आरक्षण देने का निर्णय लिया। विश्व बैंक से कर्ज लेकर स्वयं सहायता समूहों की संख्या बढ़ाने का काम शुरू हुआ। इसका परिणाम यह है कि 11 लाख से अधिक स्वयं सहायता समूह हो गए हैं, जिनमें 1.40 करोड़ जीविका दीदियाँ जुड़ी हैं। 2024 में शहरी क्षेत्रों में भी स्वयं सहायता समूहों का गठन शुरू कराया गया है, जिसकी संख्या 37,000 हो चुकी है। इनमें 3.85 लाख जीविका दीदियाँ जुड़ी हैं। तो देख सकते हैं दोस्तों, शहरी इलाका में लगभग 3 लाख, पौने 4 लाख के आसपास दीदियाँ जुड़ी हैं, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में 1.4 करोड़ जीविका लोग यहाँ जुड़ी हैं स्वयं सहायता समूह के साथ। महिलाएं बन रही है आत्मनिर्भर। मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाएं शिक्षित, जागरूक और आत्मनिर्भर बन रही है। वर्ष 2013 में पुलिस की बहाली में महिलाओं को 35% और वर्ष 2016 में भी सभी सरकारी सेवाओं में महिलाओं का 35% आरक्षण दे दिया गया है। हम लोगों ने महिलाओं की मांग पर शराबबंदी लागू की। महिलाओं के उत्थान के लिए मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना, मुख्यमंत्री महिला उद्यमी उद्यान, मुख्यमंत्री बालिका साइकिल योजना जैसी अनेक महत्वपूर्ण योजनाएं संचालित की जा रही है। अधिक से अधिक महिलाएं उच्च शिक्षा हासिल कर सकें, इसके लिए शैक्षणिक संस्थानों में नामांकन के लिए विशेष प्रबंधन किया गया है। शिक्षित और आत्मनिर्भर महिलाएं ही सशक्त समाज की पहचान है। तो देख सकते दोस्तों, महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सीएम नीतीश कुमार ने पूरी तरीके से बिहार में योजनाएं शुरू कर रहे हैं। तो दोस्तों देख लेते हैं क्या है मुख्यमंत्री रोजगार योजना, मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना। तो जैसे दोस्तों आप सभी को पता है, महिलाओं को 10-10 हज़ार रुपया दिलाई जा रही है सरकार की तरफ से, और बाद में 2 लाख तक की मदद भी मिलेगी महिलाओं को। तो देख सकते हैं सितंबर में ही मिलेगी 10,000 रुपये, बाद में 2 लाख तक की दी जाएगी मदद। 29 अगस्त को मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना शुरू करने का निर्णय लिया गया था। इसके तहत आर्थिक सहायता के रूप में राज्य के प्रत्येक परिवार की एक महिला को सितंबर से ही अपनी पसंद की रोजगार के लिए 10,000 रुपये की राशि प्रथम किस्त के रूप में दी जाएगी। महिलाओं द्वारा रोजगार शुरू करने के बाद आकलन कर 2 लाख रुपये तक की अतिरिक्त वित्तीय सहायता ज़रूरत के अनुसार दे दी जाएगी। इससे महिलाओं को रोजगार मिलेगा, परिवार की आमदनी बढ़ेगी और उनका जीवन स्तर बेहतर होगा। बिहार के लोगों को काम करने के लिए अन्य प्रदेशों में नहीं जाना पड़ेगा। ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में महिलाओं आत्मनिर्भर बनेगी। जीविका के विभिन्न अवसरों से जुड़कर स्वरोजगार को अपने परिवार और समाज की आर्थिक स्थिति में
सुदृढ़ करेगी। देख सकते दोस्तों, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार चाहते हैं कि महिलाएं खुद का अपना रोजगार शुरू करें, जिससे कि अपना परिवार का संचालन सही रूप से कर सके। इसी के लिए 10-10 हज़ार रुपये दे दी जा रही है और बाद में मदद मिलने पर 2-2 लाख की भी राशि दे दी जाएगी प्रत्येक दीदियों को। दोस्तों, एशिया कप के दौरान राजगीर का माहौल रहा महाकुंभ मेले के समान। एशिया कप के आयोजन से राजगीर में रचा इतिहास। दरअसल दोस्तों, 10 दिवसीय हीरो एशिया कप रविवार को भव्य आयोजन के साथ राजगीर में संपन्न हो गया। फाइनल में भारतीय टीम ने इतिहास रचते हुए चौथी बार एशिया कप का कब्जा जमाया। इस पावन धरती में एक बार फिर यह प्रमाणित कर दिया है कि जैसे बुद्ध और महावीर के युग में यहीं की यश कीर्ति पूरे विश्व में फैली थी, वैसे ही आज भी राजगीर अंतर्राष्ट्रीय पहचान बना रहा है। एक वर्ष में राजगीर में 3 बड़े अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट की मेजबानी की है। विमेंस एशिया ट्रॉफी, एशिया रग्बी और पुरुषों हीरो एशिया कप की इन प्रतिस्पर्धाओं में भारतीय टीम की जीत ने खेल प्रेमियों को उत्साह को नई ऊंचाई दे दी है। इन प्रतियोगिताओं में भारतीय टीम की जीत ने यह संदेश दिया है कि राजगीर की धरती पर खेल का भव्य हमेशा चमकता है। यहाँ के दर्शकों का उत्साह, खिलाड़ियों का जोश और आयोजन की उत्कृष्टता ने साबित कर दिया है कि खेल के लिए यह स्थल पूरी तरह अनुकूल है। खिलाड़ियों और दर्शकों को मानना है कि राजगीर की मिट्टी में जीत का ऊर्जा बरसती है। यही कारण है कि अब लोग कहने लगे हैं कि इंटरनेशनल मैच जीतना है तो आयोजन राजगीर में ही होना चाहिए। खेल, सांस्कृतिक और पर्यटन का संगम। एशिया कप के दौरान राजगीर का माहौल किसी महाकुंभ मेला जैसा रहा। दुधिया रोशनी से जगमगाता स्टेडियम, रंग बिरंगी रोशनी से सजाया गया खेल परिसर, भव्य जूते, नारे और रोमांचक मुकाबले ने खेल प्रेमियों को मंत्रमुग्ध कर दिया। दर्शकों का उत्साह और खिलाड़ियों का जज्बा देखकर अद्वितीय रहा कि इस योजना ने साबित कर दिया है कि राजगीर केवल शिक्षा और पर्यटन वैश्विक केंद्र ही नहीं बल्कि खेल जगत का भी नया गढ़ बनता जा रहा है। यहाँ के आयोजन ने विश्व स्तरीय मानकों को छुआ है। साथ ही यह संदेश दिया है कि बिहार अब बड़े खेल के आयोजनों केंद्र बना सकता है। तो देख सकते दोस्तों, बिहार की इस पावन धरती पर भारतीय हॉकी टीम ने जीत हासिल कर पूरे भारत में अपना तहलका मचा दिया है और इससे यह साबित कर दिया है कि बिहार एक वीरों की भूमि है और यहाँ हमेशा लोग जीतते ही आए हैं। यह महावीर और गौतम बुद्ध की धरती है। इसी के साथ दोस्तों, एशिया कप का फाइनल देखने के लिए उमड़ी भीड़, बिना मैच देखे लौटे हजारों खेल प्रेमी। हीरो एशिया कप 2025 में फाइनल मैच के दिन राजगीर स्थित खेल स्टेडियम के बाहर हॉकी समर्थकों की अपार भीड़ उमड़ पड़ी। स्थिति ऐसी रही कि आधे से अधिक दर्शकों को टिकट होने के बावजूद अंदर प्रवेश नहीं मिल सका और उन्हें बिना मैच देखे ही मायूस होकर वापस लौटना पड़ा। बिहार राज्य के अलावा ओडिशा, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल से भी बड़ी संख्या में खेल प्रेमी फाइनल मुकाबला देखने के लिए पहुंचे थे। उनका कहना था कि बड़े उत्साह और चाहत के साथ वे फाइनल मैच देखने आए थे, लेकिन भारी भीड़ के कारण स्टेडियम के भीतर प्रवेश न मिल पाने से उन्हें गहरी निराशा हाथ लगी। स्टेडियम के बाहर जुटी भीड़ को नियंत्रण करने के लिए बड़ी संख्या में सुरक्षा बलों की तैनाती की गई थी। बावजूद इसकी अधिक भीड़ की वजह से कई दर्शकों को बाहरी से ही रोक दिया गया। दिलचस्प बात यह रही कि निराश दर्शकों बाहर से ही भारतीय टीम का हौसला बढ़ाते नजर आए। उनका कहना था कि आज भारत ही जीत होगी। खेल प्रेमियों ने टीम इंडिया को जीत के लिए शुभकामनाएं दी। फाइनल मुकाबले के दिन स्टेडियम में बिहार में दोनों उप मुख्यमंत्री विजय कुमार और सम्राट चौधरी, वित्त मंत्री विजय कुमार चौधरी तथा खेल मंत्री सुरेंद्र मेहता की मौजूदगी तय थी। भीड़ की स्थिति को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था इतनी कड़ी रही कि वीआईपी वर्ग कुछ लोगों को भी प्रवेश द्वार पर रोकना पड़ा। तो देख सकते दोस्तों,
राजगीर में फाइनल मुकाबले के दिन इतना भीड़ था कि कई लोगों को बाहर से ही लौटना पड़ा। इनमें बिहार के लोग ही नहीं थे बल्कि उत्तर प्रदेश, उड़ीसा तथा बंगाल के भी लोग आए हुए थे और सभी लोगों ने खिलाड़ियों का उत्साह और मनोबल बढ़ाते हुए नजर आए। दर्शकों में गजब का उत्साह हर कदम स्टेडियम की ओर। एशिया कप के अंतिम दिन राजगीर में दर्शकों का सहवाग शाम तक उमड़ता रहा। बढ़ती भीड़ के बीच सुरक्षा व्यवस्था चौक चौबंद रही। राजगीर इस्लामपुर NH 71 से खेल परिसर की ओर जाने वाले सड़क में सभी प्रकार के वाहनों को आवाजाही रोक दी गई थी। केवल पासधारी वाहनों को ही प्रवेश की अनुमति मिली। ट्रैफिक व्यवस्था को भी संभालने के लिए खुद ट्रैफिक DSP मोर्चा संभालने रहे और पुलिस कर्मी लगातार गश्त करते रहे। इससे दर्शकों को सुरक्षित माहौल में मैच का आनंद लेने का अवसर मिला। पूरे आयोजन में अनुशासन और सुरक्षा का विशेष ध्यान रखा गया। फाइनल मैच के दिन सबसे अधिक भीड़ गेट नंबर 2 पर देखने को मिली। यहाँ प्रवेश के लिए दर्शकों की लाइन लगभग 1 किलोमीटर लगी रही। सुरक्षा व्यवस्था के तहत प्रत्येक दर्शकों की जांच मेटल डिटेक्टर से की जा रही थी, जिसके बाद ही उन्हें खेल परिसर में प्रवेश की अनुमति मिल रही थी। सुरक्षा कर्मी लगातार भीड़ को नियंत्रण करते हुए कतारबंद तरीके से दर्शकों को अंदर भेज रहे थे। गेट नंबर 2 पर उमड़ी भीड़ ने आयोजन की लोकप्रियता और दर्शकों के उत्साह को और अधिक स्पष्ट कर दिया। हीरो एशिया कप के फाइनल मैच को लेकर खेल परिसर के बाहर सही प्रवेश द्वारों पर सुरक्षा व्यवस्था बेहतर सख्त रही। किसी भी व्यक्ति को बिना पास या बिना बुकिंग के अंदर प्रवेश की अनुमति नहीं दी गई थी। सुरक्षा कर्मियों ने हर प्रवेश द्वार पर कड़ी जांच की व्यवस्था की थी। तो देख सकते हो दोस्तों, राजगीर स्टेडियम मैच में बहुत ही कड़ी सुरक्षा थी, क्योंकि उनमें अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर मैच हो रहा था और फाइनली टीम इंडिया ने जीत हासिल कर लिया दोस्तों। इसी के साथ देख सकते हो दोस्तों, पंजाब, हिमाचल तथा दिल्ली में भारी बारिश के कारण लोग अस्त व्यस्त हो रहे हैं। जैसा कि आप तस्वीरों में देख सकते हो दोस्तों, पंजाब में बाढ़, 1.75 लाख हेक्टेयर में लगी फसल तबाह। भारी बारिश के कारण देश में कई राज्यों में नदियों का जलस्तर बढ़ गया है। कई स्थानों पर भीषण बाढ़ से जीवन स्तर अस्त व्यस्त है। वहीं कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात हैं। पंजाब में बाढ़ से हालात बिगड़े हुए हैं। सेना भी बचाव अभियान से जुटी है। पीएम मोदी बाढ़ का स्थिति का जायजा लेने के लिए 9 सितंबर को राज्य का दौरा करेंगे। भाजपा की पंजाब इकाई के प्रमुख सुनील जाखड़ ने रविवार को कहा कि पीएम मोदी पंजाब में बाढ़ की स्थिति को लेकर बेहद चिंतित है और इस पर कड़ी नज़र रख रहे हैं। इससे पहले केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पंजाब की स्थिति का आकलन करने के लिए राज्य का दौरा किया था। पंजाब इस समय दशकों में आई सबसे भीषण बाढ़ आपदाओं में से एक का सामना कर रहा है। बाढ़ के कारण अब तक 46 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 1.75 लाख हेक्टेयर कृषि क्षेत्र में लगी फसलों की बर्बादी हो चुकी है। तो देख सकते हैं दोस्तों, पंजाब में अभी लगभग 46 लोगों की मौत हो चुकी है। ये बहुत ही दुखद है और 1.75 लाख हेक्टेयर की फसल बर्बाद हो चुकी है। इसको लेकर प्रधानमंत्री मोदी राज्यों में परिभ्रमण करेंगे। इसी के साथ दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी स्थिति का जायजा लेने के लिए 9 सितंबर को करेंगे पंजाब का दौरा। में उफान पर नदियां, कई जिलों में बिगड़े हालात। उत्तर प्रदेश में भारी बारिश के कारण गंगा, यमुना व अन्य नदियों का जलस्तर बढ़ गया है। अलीगढ़, बरेली, हाथरस, मथुरा व अन्य कई जिलों में पानी आबादी में घुस गया है। शहर जंघापुर में दिल्ली लखनऊ हाईवे पर करीब 1.5 किलोमीटर तक पानी करीब 2 फुट और तेज बहाव से बह रहा है। देख सकते हैं दोस्तों, अभी उत्तर प्रदेश में भी यही हाल है। बाढ़ के कारण दोस्तों श्री माता वैष्णो देवी यात्रा 13वें दिन की स्थगित कर दिया गया है। श्री माता वैष्णो देवी यात्रा 13वें दिन की स्थगित रही। पिछले कई दिनों से हो रही भारी बारिश के कारण त्रिकुटा पर्वत के क्षेत्र में भूस्खलन और रास्ते में रुकावट आ रही है, जिससे तीर्थ यात्रा मार्ग असुरक्षित हो गया है। इसी के चलते 13 दिन तक स्थगित कर दिया है दोस्तों। इसी के साथ दोस्तों, हरियाणा में बाढ़ से लगभग 2748 गांव डूबे।
हरियाणा में 8 जिलों को जल भराव से राहत नहीं मिल पाई है। कैथल, सिरसा व सिहार में घग्गर नदी व ड्रेन ओवरफ्लो कर तबाही मचा रही है। फरीदाबाद में यमुना व कुरुक्षेत्र में मारकंडा खतरे के निशान पर बह रही है। इन तटबंध 2 ड्रेन व माइक्रन एक छोटा बंध टूट गया है। इससे 100 से अधिक गांवों में पानी भर गया है और हजारों एकड़ फसल प्रभावित हुई है। सेनापति कर्नल और यमुनानगर में लगातार भूमि कटाव हो रहा है। देख सकते दोस्तों, अभी भी देश में भारी बारिश के कारण काफी कुछ नुकसान देखने को मिल रहे हैं। इसी के साथ दोस्तों, जबलपुर में निचले इलाकों में बाढ़ से बिगड़े हालात। मध्य प्रदेश के जबलपुर बरगी बांध से छोड़े गए पानी और भारी बारिश के कारण नर्मदा नदी उफान पर है, जिससे निचले इलाकों में बाढ़ आ गई है। जनजीवन अस्त व्यस्त है। उधर दिल्ली में सुबह 8 बजे से यमुना का जलस्तर 205.56 मीटर दर्ज किया गया था, जो खतरे के निशान से नीचे था। अगर निचले इलाकों में भी अभी तक पानी भरा हुआ है। दोपहर में दिल्ली एनसीआर में झमाझम बारिश भी हुई है। इसी के साथ दोस्तों, एक बड़ी खबर आ रही है कि कल यानी 9 सितंबर को उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए तैयारियां खूब धूमधाम से चल रही है। उपराष्ट्रपति चुनाव की तैयारियों के लेकर जुटी भाजपा सांसद। जीएसटी सुधारों के लिए सांसदों ने प्रधानमंत्री को किया सम्मानित। देख सकते दोस्तों, उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए बड़े बड़े लोग, उपराष्ट्रपति, सांसद, विधायक सभी लोग आए हुए हैं, जैसा कि आप तस्वीरों में देख सकते हैं। उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव मंगलवार 9 सितंबर को है। इसे लेकर भाजपा अपनी तैयारियों को अंतिम रूप देने में जुटी गई है। इस बीच नई दिल्ली में भाजपा सांसदों को 2 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन संसद परिसर में किया गया। इस कार्यशाला में भाजपा सांसदों को उपराष्ट्रपति चुनाव के संदर्भ में जानकारी दी गई है। कार्यशाला में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आम कार्यकर्ता की तरह सबसे पीछे की सीट पर बैठे दिखाई दिए। कार्यशाला के दौरान जीएसटी सुधारों के लिए प्रधानमंत्री मोदी का अभिवादन किया गया और उन्हें सम्मानित किया गया। सूत्रों के मुताबिक भाजपा की कार्यशाला में पीयूष गोयल ने जीएसटी सुधार से जुड़ा धन्यवाद प्रस्ताव पेश किया। इसके बाद सांसदों ने जीएसटी सुधारों के समर्थन में प्रस्ताव पारित किया। सांसदों ने जीएसटी सुधारों के लिए प्रधानमंत्री का आभार भी व्यक्त। दरअसल जीएसटी में सुधार से लोगों पर रहा बोझ कम होगा और अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा। साथ ही दोस्तों, इसी बैठक में बाढ़ से तबाही के कारण एनडीए सांसदों का प्रस्तावित रात्रि भोज रद्द। पंजाब और देश के अन्य इलाकों में बाढ़ से तबाही को देखते हुए 8 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आधिकारिक आवास पर एनडीए सांसदों के लिए आयोजित होने वाले रात्रि भोज रद्द कर दिया गया। इससे पहले भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा की तरफ से सांसदों को शनिवार को दिया जाने वाला रात्रि भोज रद्द कर दिया गया था। रात्रि भोज को पीएम मोदी के प्रभावित राज्यों को स्थिति पर समीक्षा बैठक और बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के दौर पर वजह से रद्द करना पड़ा। गौरतलब है कि दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, गुजरात समेत कई राज्यों में बाढ़ के कारण काफ़ी नुकसान हुआ है। देख सकते दोस्तों, बाढ़ के कारण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक घर में रात्रि भोज का आयोजन किए थे, जिससे अब रद्द कर दिया गया है भारी बारिश के कारण। दोस्तों, आज के लिए बस इतना है। धन्यवाद। कल देखना ना भूलें उपराष्ट्रपति का चुनाव।